हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 10 करेंगे। इसके चैप्टर 9 जो है हम पहले कर चुके हैं। ये 6th क्लास के एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है। 6th क्लास की ज्योग्राफी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ये है 10th चैप्टर, नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार की शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता वह? अरविंद सोचने लगा। तो यहाँ पर हम उस संगीतज्ञ राजा चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्तवंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन, जो उनका एक दरबारी कवि था और एक मंत्री भी था। एक विशेष किस्से का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। अध्याय 9 में गोमतीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा के एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, तो हम इसको जो है आगे पढ़ेंगे, इस प्रशस्ति के एक अंश को। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरा होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। इस प्रकार से ये जो है एक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। यहाँ पर चलो पहले मैं आपको एक मानचित्र ही दिखा देती हूँ। इस मानचित्र में समुद्रगुप्त के राज्य के बारे में बताया गया। ये जो है इतना जो है ग्रीन पार्ट है, हरा पार्ट, इसमें ये कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा, ये जो इन पर जो है अशोक का शासन था। इसके अलावा इस सारे क्षेत्र पर उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। दक्षिण के कुछ ये लाल रंग की जो ये बिंदु दिए गए, इनसे दर्शाया गया है। इन राज्यों पर जो है समुद्रगुप्त ने अपना आक्रमण करके इनको अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन बाद में इनके शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने घुटने टेक दिए थे, जिसके बाद समुद्रगुप्त ने इनको यहाँ पर अपना राज्य करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार हम इसका पूरा वर्णन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए मानचित्र में हरे रंग का जो मैंने आपको अभी दिखाया, आर्यावर्त के उन 9 शासकों का, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आर्यावर्त के जो 9 शासक थे उन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ये वीणा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया। इन सिक्कों से उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो वीणा कौन से राजा बजाते थे? समुद्रगुप्त। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो है बैंगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ जो कि हमने अध्याय में पढ़ा। गण या संघ वो होते हैं कई सदस्यों के समूह मिलकर गण बनाते हैं। संघ को सभा भी कहते हैं। आते थे, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। तो जो पड़ोसी देश जो है वे बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम पड़ोसी देशों के लिए ये सारे समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का जो है विवाह उनके साथ किया। मानचित्र में
प्रयाग जो है इलाहाबाद का पुराना नाम है। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ढूंढो, ये गुप्त वंश के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो गुप्त वंश के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? आर्यावर्त के राज्यों को तो उसने जो है अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन दक्षिणापथ के राज्यों को उसने वापस उन्हें ही शासन करने के लिए दे दिया था। देखिए फ्रेंड्स, ये इस चित्र को फिर बाद में ये थानेसर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, भरूच, सातवाहन, ये यहाँ अजंता, अमरावती, ऐहोल, ये जो है दक्षिण के जो है 12 शासक जहाँ पर समुद्रगुप्त ने अपना शासन किया था। और ये हैं दक्षिण के कुछ अन्य राज्य, ये चोल हैं, ये चेर हैं, ये पांड्य हैं। इसका वर्णन जो आगे किया गया, ये पल्लव, कांचीपुरम, मदुरई, इन सब का वर्णन आगे किया गया है। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण से संबंधित थी। तो समुद्रगुप्त की माँ जो है लिच्छवी गण से संबंधित थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्हें महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त के पिता ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रमी संवत 28 ईसा पूर्व के प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिली है। उनके बारे में भी लेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इसके विषय की जानकारी जो है अगले अध्याय में मिलेगी, अध्याय 11 में। अब हम यहाँ हर्षवर्धन की बात करेंगे। हर्षवर्धन के लिए की जीवनी हर्षचरित में लिखी गई थी उसके दरबारी कवि ने, जिसका नाम था बाणभट्ट। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में भी लेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में, तो उसकी जीवनी किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। क्या नाम था? हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया। चीन तीर्थयात्री स्वयं तसांग, तो इसका वर्णन जो है हम इसे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। स्वयं तसांग भारत क्यों आया था? महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड मटेरियल जो उसने यहाँ आकर इकट्ठा किया था। ये भूमि के रास्ते भूमार्ग से जो है भारत आया था। और यह महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बहुत ही अभिलेख तथा कुछ अन्य सामग्री जो है भारत से लेकर गया था। इसके अध्याय में जैसे ये बताया गया पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है। इसके काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनका बहनोई कन्नौज का शासक था। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, बंगाल के शासक ने जो उसके बहनोई को मार दिया था, तो फिर हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय भी जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। चालुक्यों की राजधानी पुलकेशिन द्वितीय थी। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी का क्या नाम था? ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था।
धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमण करना चाहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति, तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार जो उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय जो है अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो पल्लवों और चालुक्यों को किसने समाप्त किया? राष्ट्रकूटों ने और चोल वंशों ने। ये हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? 1 मिनट फ्रेंड्स। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषय का मंत्री भी था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी, सातवाहन यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे आम लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही में वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने के आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा के शकुंतला को भेंट की थी। राजा ने शकुंतला को भेंट पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बुरी तरह पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला तथा द्वारपाल मछुआरे के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उनके साथ शराब खाने चल पड़े।
चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूता मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये है उसका सजीव चित्रण। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। वे सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर, ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तथा तुर्री बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें कुछ जो है ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपको बता देती हूँ। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। दक्षिणापथ के 12 शासक थे। हाँ जी। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। ये गलत है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। ये भी गलत है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। ये भी फ्रेंड्स जो है ठीक है। हरिशेन ने गोमती पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। ये भी फ्रेंड्स जो है गलत है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। हम अगला चैप्टर जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।